नमस्ते दोस्तों, चुनिंदा और सुरुचिपूर्ण कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी मृत्युगंध। तो शुरू करते हैं कहानी मृत्युगंध। शोक संदेश अभी भी अदिति और अवस्थी जी की कुर्सियों के बीच में रखी छोटी गोल मेज पर पड़ा हुआ था। अदिति की दृष्टि शोक संदेश पर बिंधी हुई थी। आज उसे लग रहा है शोक संदेश पर छपे हुए काले अक्षर अक्षर भर नहीं होते, बल्कि शेष हो गया एक जीवन होते हैं। मृत्यु किसी की भी दुखी करती है, पर दुख के साथ एक भाव और होता है जिसका संबंध मृतक की उम्र से होता है। शिशु की मृत्यु करुणा उपजाती है कि उसने अभी देखा ही क्या था। वृद्ध की मृत्यु दुखी के साथ आश्वस्त भी करती है कि मुक्त हो गए। पर युवा की मृत्यु हम चौंकते हैं, ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। बेचारा शाश्वत 27-28 का रहा होगा। अपने आनंद से 5-6 साल ही तो बड़ा था। देखो तो किस तरह चला गया, पता ही नहीं किस आशा से वशिष्ठ जी ने उसका नाम शाश्वत रखा होगा। अवस्थी जी शोक संदेश पर दृष्टि जमाते हुए बोले, सचमुच बहुत बुरा हुआ। अदिति कहने लगी, 13 की तारीख तो निकल गई। हाँ, शोक संदेश लेट मिला। समय पर मिलता तो भी उतनी दूर जाना संभव नहीं था। वशिष्ठ जी ने क्रियाकर्म अपने नेटिव प्लेस में किया है। मैं आज फ़ोन लगाऊंगा। वशिष्ठ जी लौट आए होंगे तो हम उनसे मिलने चलेंगे। मेरे ख्याल से वे लोग लौट आए होंगे, तुम फ़ोन लगा ही लो। ये ठीक है। अवस्थी जी ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए ही फ़ोन को स्टूल सहित अपनी ओर खींचा और नंबर घुमाने लगे। उधर वशिष्ठ जी ही मिले। संक्षिप्त बात हुई। दोनों पक्ष कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। अवस्थी जी ने रिसीवर रखते हुए अदिति से कहा, वशिष्ठ जी आ गए हैं, दोपहर बाद चलते हैं। मैं फर्स्ट हाफ में ऑफिस का काम निपटा लूँगा, हम फिर रात तक लौट भी आएंगे। ये ठीक है, हमें जाना चाहिए। शाश्वत 3 लड़कियों के बाद का था। निरूपा का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। वे तो माँ हैं, इतना बड़ा दुख उनके लिए असहनीय होगा। अब क्या कहें। निकलते निकलते देर हो गई। अवस्थी जी एक बार कचहरी पहुंच जाएं तो फिर मुवक्किल आसानी से नहीं छोड़ते। माघ की सांझ 5 बजे ही ढल जाती है। अदिति और अवस्थी जी जब शहर की सीमा से बाहर आए, अंधेरा उजाले को तेजी से घेर चुका था। लॉन्ग रूट में अदिति ड्राइव करती थी, इसी बहाने उसका अभ्यास हो जाता था। शहर की भीड़ से दूर निकल अदिति ड्राइविंग सीट पर आ गई। अवस्थी जी दिन भर के थके थे और मानसिक रूप से अशांत भी। वो अदिति की सीट पर पहुंचकर रिलैक्स होने के लिए कुछ पसर कर बैठ गए। अवस्थी जी कार बहुत सतर्कता से चलाते हैं। फौजदारी और दीवानी के मुकदमे लड़ते हुए उन्हें कानून की धाराओं का विशद ज्ञान है और वो कार चलाते हुए प्रायः चिंताग्रस्त रहते हैं। दुर्घटना हुई तो कौन परिस्थितियों में कौन सी धारा लागू होगी। मज़े मज़े से चलो। अवस्थी जी ने अदिति को सचेत किया। मुझे मत सिखाओ, अब मैं कार अच्छी तरह चला लेती हूँ। किसी दिन तुम्हें बैठाकर सिटी में चलाकर दिखाऊंगी। कृपा करो, अभी तुम्हारी ड्राइविंग में ऐसा परफेक्शन नहीं आया है जो भीड़ में चलाओ। वो सामने गड्ढा देखा, उधर काटो। यहाँ सड़क भले ही सूनी है, पर हालत ऐसी खस्ता है कि दुर्घटना के पर्याप्त अवसर हैं। दुर्घटना? शाश्वत सड़क दुर्घटना में ही तो गया है। अदिति टहल गई। कार चलाने के आनंद में कुछ देर के लिए भूल गई थी कि 30 किलोमीटर दूर कृपालपुर मातमपुरसी के लिए जा रही है। प्लीज़ कुछ अच्छी बात करो। वैसे ही मन भारी है। दुर्घटना शब्द तो अब सचमुच डराने लगा है। सामने देखो। अवस्थी जी ने कुछ और ही जवाब दिया। दोनों एकाएक चुप हो गए। दोनों शाश्वत के बारे में सोच रहे थे। अदिति का ध्यान जल्दी ही आनंद की ओर चला गया। मनुष्य के चित्त का कोई कोना सदैव अपने अति प्रिय के विषय में सोचता रहता है। मनुष्य कदाचित हर क्षण स्वार्थी होता है, अपने कार्य व्यापार में लीन। तभी तो अदिति शाश्वत के बहाने आनंद के बारे में सोचने लगी। आनंद बाहर पढ़ता है, बाइक तेज चलाता है। इस समय वो कहाँ होगा? सड़क पर तो नहीं। ईश्वर, आनंद पर कभी ना बीते जो शाश्वत पर बीती। वो मेरी इकलौती संतान है, वो ना होगा तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। अदिति को याद आया, आनंद कहता है, माँ मैं कुछ बन जाऊँ तुम्हारे लिए कितने ठाट बिछा दूँगा। वो कहती है, तुम मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आनंद, तुम हो इसलिए मेरी ज़िंदगी भरी पूरी है। तुम ना होते तो ज़िंदगी कैसी होती मैं सोच नहीं पाती। बच्चे प्रकृति का सबसे सुंदर पक्ष है।
तो फिर मेरा एहसान मानती हो ना? आनंद हंस देता। बदमाश। ऐन सामने अंधा मोड़, स्याह अंधेरे को और अधिक स्याह बनाता अंधा मोड़। अवस्थी जी झपक गए थे और अदिति को यातायात के नियमों का अभ्यास नहीं था जो मोड़ से गुजरने से पूर्व हॉर्न बजाती। मोड़ पर तेज गति और चुंधियाते प्रकाश वाली मोबाइक जैसे एकाएक ही प्रकट हो गई थी, क्षणांश में। अदिति को नहीं मालूम मोटरसाइकिल सवार ने हॉर्न दिया था या नहीं, वो राइट साइड पर था या नहीं, सवार कितने थे उसे कुछ नहीं मालूम। उसका मस्तिष्क शून्य हो गया। उसे इतना भर मालूम कि तेज टंकार हुई, उसकी आंखें मूंद गईं और वो स्टीयरिंग पर झुक गई। अवस्थी जी के कंठ से घिघियाती घिसटती सी चीख निकली और कार की घिसटती चिचियार में विलीन हो गई। कार कुछ बहकती हुई सी मोड़ के इस पार से उस पार तक पहुंच गई। अदिति को यह भी स्मरण नहीं कार स्वतः रुक गई या उसने सायास रोकी। उस एक पल में बहुत कुछ घट गया था, पर उसे मालूम नहीं क्या घटा। वो पहली बार जान रही थी हादसा इतनी तेजी से घटित होता है और उसे रोकने की गुंजाइश नहीं होती। भय, आतंक, सदमे से स्तब्ध थी वो। उसने अनायास पीछे मुड़कर देखा, पीछे अंधेरा था। मोटरसाइकिल सवार नहीं दिख रहा था। वो हो सकता है अंधे मोड़ के उस पार कहीं गिरा होगा जिस पार से कार इस पार आ गई थी। कुछ दिखाई नहीं देता था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अदिति की आक्रांत सांसें तीव्रतम गति से चल रही थीं, जैसे दमे के रोगी की सांस बढ़ी हो। क्या करती हो? ये पहला वाक्य था जो अवस्थी जी के घुटते गले से बाहर आया। कहने के साथ उन्होंने भी पीछे मुड़कर देखा। सब कुछ अंधेरे में गुम। तुम पागल हो? भूत सवार है गाड़ी सीखने का? इधर आओ, मुझे चलाने दो। कोई स्टार्टिंग ट्रबल आ गई होगी तो यहीं बैठी रहना। आसपास खेत हैं, खेतों में कोई काम कर रहा होगा, उसने हमें देख लिया होगा, पकड़े जाएंगे। अवस्थी जी अपनी तरफ का गेट खोलकर ड्राइविंग सीट पर आ गए। अदिति को नहीं मालूम क्या हो रहा है और उसे क्या करना चाहिए। उसका तंत्र का तंत्र या तो सुन्न हो गया था या उसे बाहरी शक्ति संचालित कर रही थी। अदिति थरथराते पैरों से सीट से उतरकर सड़क पर खड़ी हो गई। उसकी देह में इस तरह थरथराहट भरी थी जैसे अभी अभी शॉक थेरेपी दी गई है। कौन था? कहाँ गिरा? अदिति ने फिर दोहराया। स्वर ठीक तरह खुल नहीं रहा था। चुप रहो, जल्दी बैठो। आज तुम्हारी बेवकूफ़ी ने। अवस्थी जी एक क्षण भी दुर्घटना स्थल पर रुकना नहीं चाहते थे। वे चाबी घुमाकर कार स्टार्ट करने का प्रयास करने लगे। अदिति इधर की सीट पर आकर बोली, देखो ना जाकर उसका क्या हुआ। तुम जाओ और पुलिस कचहरी के फेर में पड़ो। तुम्हारा अभी लाइसेंस तक नहीं बना है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना अपराध है। होश की बात सोचो। अवस्थी जी की वकील बुद्धि सजग हो रही है। गाड़ी स्टार्ट हो गई। उस असहनीय घबराहट में उन्होंने राहत की सांस ली कि कार में स्टार्टिंग ट्रबल नहीं आई। उन्होंने कार बढ़ा दी। एक बार दाहिने बाएं पीछे देखा, कहीं कोई नहीं था। अंधेरा ही अंधेरा। वे खुद को ढाढ़स देने लगे। उन्हें किसी ने नहीं देखा। इस अंधेरे और शीत के कारण बढ़ गई गलन में खेतों में प्राण देने के लिए कोई नहीं बैठा होगा। उन्हें अंधेरा इस समय वरदान की भांति लग रहा था। अंधेरा ना होता तो ना जाने कितने अपराध रोज उजागर होते। वो कौन था? कहाँ गिरा? अदिति शायद अब जिंदगी भर यही दोहराती रहेगी। सदमे में तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अदिति? एक ही बात रटे जा रही हो। अब अवस्थी जी की आवाज़ स्पष्ट रूप से खुली और वे टपटते हुए बोले, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ज़रूर मदद करें और वो होश में हो तो तुम्हें पहचान ले। कार तुम चला रही थी और तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब जानती हो तुम? अटेम्प्ट टू मर्डर। अवस्थी जी अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा झूठ बोलकर अदिति को संभवतः भयभीत करना चाहते थे ताकि वो चोटिल की सहायता करने का हट न करे। मर्डर? हे भगवान! अदिति भय से एकदम निरुपाय लगने लगी। वो असहनीय बेचैनी और घबराहट से त्रस्त थी। सुनो, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है। मैं परेशान हूँ और वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकूँगी। घर वापस चलो। हम वशिष्ठ जी के यहाँ कल चले जाएंगे। मानो मेरी बात। अदिति चुप रहोगी? मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ और तुम मेरी परेशानी बढ़ा रही हो। मुझे कुछ सोचने दो। हम उसी रास्ते पर वापस लौटें और पकड़े जाएं। आसपास खेत थे और हो सकता है कि खेतों में आदमी रहे हों। हो सकता है उन्होंने हमें देख लिया हो सकता है वे लोग इस वक्त मोटरसाइकिल वाले के पास हों, हमें और कार को पहचान लें। यह भी संभव है मोबाइक वाले को विशेष चोट ना आई हो और वो चला गया हो और हम यहाँ परेशान हैं।
तुम्हारा जो ये चेहरा पसीना पसीना हो रहा है उसे संभालो। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुमने कुछ गलत किया हुआ है। अवस्थी जी की वकील बुद्धि सभी बिंदुओं को खगाल रही है। वे अदिति को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे और अदिति का भय बढ़ता जा रहा था। अदिति ने उसके चेहरे को लक्ष्य किया तो वो घबराहट से रुमाल से अपना चेहरा पोंछने लगी, जैसे पोंछने मात्र से चेहरे के भाव मिट जाएंगे और चेहरा भयमुक्त स्वाभाविक लगने लगेगा। अदिति को अभी विश्वास नहीं हो रहा था दुर्घटना उससे हुई है। वो नहीं समझ पा रही थी अवस्थी जी ऐसे असंवेदनशील क्यों हो रहे हैं। उसे याद आया एक बार अवस्थी जी कार चला रहे थे और सामने से साइकिल पर चले आ रहे स्कूल के विद्यार्थी को टक्कर मार दी थी। कार धीमी थी, टक्कर घातक नहीं थी। लड़का साइकिल सहित एक ओर गिर गया था और फिर गणवेश की धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा भी हो गया था। अवस्थी जी ने कार से उतरकर लड़के के 2 थप्पड़ मार दिए थे। हीरो बनता है, तेरे बाप ने साइकिल चलाई है, गलती करेगा मरेगा और परेशानी हमारी। दुर्घटना का सदमा और सार्वजनिक स्थल पर मारे जाने का अपमान। लड़का कपोल पर हथेली रखकर सन्न खड़ा रह गया। लोग जुहाते इससे पहले ही अवस्थी जी शीघ्रता से कार बढ़ा ले गए थे। अदिति को उनका आचरण खला था। ये क्या बात है, तुम नहीं समझोगी। मैं लड़के को नहीं मारता तो लोग चढ़ बैठते कि गलती मेरी है। हो सकता है प्रभावित लड़कों को 200-400 रुपये भी देने पड़ जाते, पर आजकल यही होता है। अवस्थी जी ऐसे अभिमान से बोले थे जैसे बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया था। अदिति सोचती रह गई थी, कोई आदमी इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। और आज फिर अवस्थी जी ठीक वैसा आचरण कर रहे हैं। अदिति परेशान है। उस दिन तो लड़का बच गया था, आज उस मोटरसाइकिल वाले का पता नहीं क्या हुआ होगा। अदिति ने एक ठंडी गहरी सांस भीतर खींचते हुए एक बार फिर रुमाल से चेहरा पोंछा। इधर अवस्थी जी कार की गति बढ़ाने में पूरी शक्ति झोंक रहे हैं, फिर भी उन्हें लग रहा है कार आगे बढ़ नहीं रही है। अदिति के चेहरे की दशा देखकर सहसा उन्हें ख्याल आया कि कार की दशा भी जांच लेनी चाहिए। कुछ टूट फूट हुई होगी और ऐसी गाड़ी वशिष्ठ जी के घर ले जाएंगे तो वो संदेह का कारण बनेगी। वे संदेह का कोई कारण छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने माइल स्टोन पर नज़र डाली। कृपालपुर 10 किलोमीटर अर्थात वे 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। अंधा मोड़ बहुत पीछे छूट गया है। अवस्थी जी ने कार रोकी। देख लें कुछ डैमेज तो नहीं हुआ। अदिति चुप रही। अवस्थी जी कार से उतरकर हेडलाइट के प्रकाश में कार का निरीक्षण करने लगे। सेफ्टी गार्ड लगा होने से बड़ी क्षति होने से बच गई थी। हेडलाइट के नीचे का पीला छोटा बल्ब फूट गया था और सामने का हिस्सा थोड़ा पिचक गया था। जितनी क्षति की आशंका थी उससे बहुत कम हुई थी। अवस्थी जी के लिए ये एक बड़ी राहत थी। वे पुनः आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। अदिति, कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है, इसका मतलब है टक्कर बहुत तेज़ नहीं हुई होगी। मुझे लगता है मोटरसाइकिल वाले को झटका लगा होगा, वो बच गया होगा। कृपालपुर पहुंचकर अवस्थी जी ने वशिष्ठ जी के घर से कुछ फासले पर एक छतनार पेड़ के नीचे कार खड़ी की। यहाँ स्ट्रीट लाइट का प्रकाश भली प्रकार नहीं पहुंच रहा था और अपेक्षाकृत अंधेरा था। वे नहीं चाहते थे कि किसी की नज़र कार पर पड़े और वो कुछ सवाल करे। उनकी वकील बुद्धि कभी इस विलक्षण ढंग से चौकन्नी होगी उन्हें नहीं मालूम था। अदिति, प्लीज़ नॉर्मल हो जाओ, अवस्थी जी ने वशिष्ठ जी के गेट के भीतर प्रविष्ट होते हुए कहा। जवाब में अदिति ने फिर चेहरा पोंछा। वशिष्ठ जी का घर अप्रत्याशित रूप से शांत और करुण प्रतीत होता था। अपने प्रिय की मौत से पदार्थ भी दरकता होगा, तभी तो मकान वीरान लगने लगता है। आज बाहर बगीचे की लाइट बुझी हुई थी। लाइट जलाने की किसी को सुध नहीं रही होगी। इस घर के लोगों को अपनी ही सुध नहीं होगी, लाइट जलाने की क्या कहें। वशिष्ठ जी के घर को देखकर अदिति की आंखें भर आईं। रास्ते का हादसा और शाश्वत की मौत। अदिति बहुत देर से चाह रही थी रो ले, पर रुदन भी जैसे संघात से ठिठका हुआ था। अब वो खुद को रोके नहीं रह सकती थी। अदिति जब भी इस घर में आती थी और शाश्वत घर पर होता था तो वही सबसे पहले बाहर निकलकर उसके पैर छूता था। वो कहती, खुश रहो। एक आशीर्वाद से क्या होता है, यहाँ तो बहुत से आशीर्वाद चाहिए। शाश्वत वे हंसते हुए कहता, जैसे 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 IIT में हाईएस्ट परसेंटेज, फिर अच्छा सा जॉब, खूब ढेर सारा पैसा, हाँ एक सेंट्रो भी चाहिए और एक अच्छी सी लड़की भी चाहिए। बदमाश, आपके जैसी। शाश्वत का हंसना देर तक चलता।
निरूपा कहती, ये बॉम्बे चला जाता है और इसकी हंसी यहीं मेरे पास रह जाती है। शाश्वत की हंसी के बिना ये घर कैसे टिका रह सकेगा? आज शाश्वत स्वागत के लिए बाहर नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अदिति और अवस्थी जी सामने के बड़े कमरे में चले आए। वशिष्ठ जी और निरूपा इसी कमरे में मिल गए। अदिति ने जिस दिन से शाश्वत के न रहने की खबर सुनी है तब से पीड़ित है, पर इस समय शाश्वत के घर आकर लग रहा है सब कुछ आज ही अभी अभी घटा है। कोने में स्टूल पर शाश्वत की बड़ी सी तस्वीर रखी है। तस्वीर पर पुष्पहार, सुगंधित अगरबत्तियां जल रही हैं। इस तस्वीर में शाश्वत की हंसी ठहरी हुई है, पूरी जीवंतता, परिपूर्णता, प्रामाणिकता के साथ। फर्क इतना ही, तस्वीर की हंसी की आवाज़ नहीं होती। अदिति को मोटरसाइकिल वाले का स्मरण हो आया, वो भी तस्वीर तो नहीं बन गया होगा। और आनंद इस समय कहाँ होगा? सुरक्षित होगा ना? बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं प्रभु? शाश्वत, मोबाइक वाला, आनंद। अदिति के जहन में ये तीन चेहरे गड्ढमड्ढ हो रहे हैं। मोबाइक वाले का चेहरा उसने नहीं देखा, उसे कुछ याद नहीं, फिर भी लग रहा है उसका चेहरा शाश्वत और आनंद से मिलता जुलता होगा। अदिति को देखते ही निरूपा मुंह पर आंचल रखकर रो पड़ी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोती रहीं। अदिति ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह विलाप करेगी। उसके भीतर एक्सीडेंट की बेचैनी और छटपटाहट ना होती तो शायद वो इस तरह इतनी अधीर ना होती, बल्कि निरूपा को ढांढस बंधा रही होती। इंसान शायद दूसरों के लिए कम, अपने लिए अधिक रोता है। दूसरे के दुख को तभी गहराई से समझ पाता है जब उसे अपने संदर्भ में जोड़ता है। छोटी बेटी आराधना ने आग्रह करके सबको बैठने को कहा। स्थिति कैसी भी हो, औपचारिकताएं तो करनी पड़ती हैं। कुछ देर सब चुप रहे, फिर शाश्वत की बातें होने लगीं। आराधना ने शुरू किया। शाश्वत की शादी तय थी इसी अप्रैल में, उसने ही लड़की पसंद की थी। अब तो सब खत्म। भगवान को यही मंजूर था, अदिति बोली। खूब की पूजा भक्ति का क्या मिला? निरूपा लंबी सीतकार के साथ बोली। अदिति को अभी भी लग रहा था कि शाश्वत मरा है। यहाँ आकर जाना कई संबंध एक साथ मृत हो गए हैं। शाश्वत किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी लड़की का भविष्य, किसी का दोस्त। एक्सीडेंट करने वाले पकड़े नहीं गए? अदिति ने आराधना से पूछा। पता नहीं, वे अजीब लोग थे। कार से टक्कर हुई, शाश्वत मोबाइक पर था, गिरकर बेहोश हो गया। उन कार वालों ने ही उसे सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के लिए एडवांस पैसा जमा किया। शाश्वत की डायरी से पापा का फ़ोन नंबर पता करके यहाँ इतनी दूर सूचना दी। शाश्वत को समय पर मेडिकल एड मिल गई थी, पर हमारे भाग्य फूटे थे, हेड इंजरी थी, आराधना बोली। सुनकर अदिति के मस्तिष्क की नसें झंझना गईं, सांसें बैठने लगीं। हृदय पहले ही से बोझिल था। उसने अनायास अवस्थी जी की ओर देखा, वे कनखी से उसी को देख रहे थे। अदिति की इच्छा हुई तेज चीख मारकर अवस्थी जी को झिंझोड़ डाले। उसकी सहायता क्यों नहीं की? उसे मेडिकल एड भी मिलनी चाहिए थी। आनंद भी तो तेज बाइक चलाता है, कभी उसके साथ ये सब? नहीं, शाश्वत, मोबाइक वाला, आनंद, उसे सब एक साथ क्यों याद आ रहे हैं? वो कुछ नहीं सोचना चाहती इस वक्त, कुछ भी नहीं। गहरी नींद में सो जाना चाहती है। वापसी के लिए अवस्थी जी ने दूसरा लंबा रास्ता चुना। वे कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं थे। उन्हें बड़ा संतोष था, वे वकील हैं, धाराएं जानते हैं और इतने बिंदुओं पर सोच पा रहे हैं। हो सकता है वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति वहाँ पड़ा हो सकता है पुलिस उनकी कार पर संदेह करे, हो सकता है। उफ! वे दोनों रात 12 बजे के लगभग घर पहुँचे। शीतलहर का प्रकोप सर्वत्र व्याप्त था। दोनों के शरीर बर्फ से ठंडे हो रहे थे। अदिति को ध्यान आया, वो मोबाइक वाला वहीं खुले में पड़ा होगा, वो ठंड से चिकित्सा के अभाव में कहीं। अदिति की थरथराहट घर की आरामदेह गर्माहट के बावजूद बनी हुई है। कोई फ़ोन तो नहीं आया था? बाहर से लौटकर अवस्थी जी का पहला प्रश्न यही होता है। अर्दली ने बताया, आनंद भैया का फ़ोन आया था, कह रहे थे उनके दोस्त पीताम्बर यहाँ आए हुए हैं तो उनके साथ कुछ खाने का सामान और पैसे भेज दें। आनंद का संदेश सुनकर अदिति की घुटन कुछ कम हुई। आनंद ठीक है ना? हाँ, कह रहे थे पीताम्बर के साथ साहब के लिए टाई भेजी है। ये लड़का भी। अवस्थी जी भावुक हो गए। बहुत याद आता है। पीताम्बर आनंद का रूम पार्टनर है, दोनों कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पीताम्बर का परिवार यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक कस्बे दुर्जनपुर में रहता है। बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है।
दुर्जनपुर में उनका फार्म हाउस, पोल्ट्री फार्म, चूना भट्टे, ऑयल रिफाइनरी आदि है। रईस परिवार है। अदिति ने तय किया सुबह पीताम्बर को फ़ोन करके आनंद की कुशल क्षेम पूछेगी। रात पता नहीं कितनी बीत गई। अदिति और अवस्थी जी को नींद नहीं आ रही है। हृदय पर बोझ हो तो नींद नहीं आती है। अवस्थी जी जैसे अपना बोझ और मालिन्य कम करने के लिए कहने लगे, आजकल के लड़के भी तो बेवकूफ़ होते हैं, जान हथेली पर लेकर चलते हैं, इतनी तेज़ गाड़ी चलाएंगे, मर्दानगी झाड़ेंगे और मरेंगे। अरे 5-10 मिनट देर से पहुंच जाओगे तो बहुत भारी नुकसान तो नहीं हो जाएगा ना। ये मर जाते हैं और माता पिता इनके नाम को रोते रहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अदिति, वो मोबाइल वाला अंधाधुंध गति से गाड़ी चला रहा होगा। अरे धीमी गति से चलो, संभलने का मौका तो मिले। अवस्थी जी अदिति को दिलासा देना चाह रहे थे। अदिति चुप। कुछ बोलोगी? मैं भी कम अशांत नहीं हूँ। तुम्हारे कार सीखने की सनक ने आज ये दिन दिखाया। अवस्थी जी खींच गए। कुछ अच्छी बात करो तो रात कटे। कैसी बातें? आनंद की। मेरा जी घबरा रहा है। सुबह अदिति ने पीताम्बर के घर फ़ोन किया। उधर से हेलो के साथ सामूहिक रुदन का स्वर सुनाई दिया। अदिति विचलित हो गई। तो क्या यहाँ भी कुछ अघट घटा है? इन दिनों अशुभ ही सुनने को क्यों मिल रहा है? शायद इसी को कहा जाता है खराब समय चल रहा है। अदिति ने अपनी विचलन को साधते हुए उधर से आ रहे स्वर को पकड़ा। आनंद की मदर बोल रही हैं? मैं पीताम्बर का चाचा। पीताम्बर कल शाम बाइक पर आपके घर के लिए निकला था। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो अब नहीं है। समय पर मेडिकल एड मिल जाती तो शायद। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। बॉडी वहीं जिला अस्पताल में है। अदिति ने कितना सुना कितना नहीं उसे ज्ञात नहीं। कुल मिलाकर आशय समझ में आया कि पीताम्बर अब इस दुनिया में नहीं है और मोबाइल वाला सवार पीताम्बर था। पीताम्बर आनंद का सबसे अच्छा दोस्त। पीताम्बर अपने संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा बेटा। उसकी लापरवाही से इस तरह चल बसा। हे भगवान, ये कैसी सुबह है? ये क्या हो रहा है? अदिति को लगा वो पागल हो जाएगी, मूर्छित हो जाएगी। मनुष्य सोचता है बस यही वो क्षण है जब वो चेतना खो देगा, और वो पाता है कि क्षण गुजर गया और चेतना बनी हुई है। कहाँ मिलती है ये मजबूती, दृढ़ता? सब कुछ सुनकर अदिति की चेतना लुप्त नहीं हुई, बल्कि चीख निकल गई। अवस्थी जी अभी कचहरी नहीं गए थे। लॉन की धूप में बैठकर किसी मुवक्किल की फाइल देख रहे थे। अदिति की डरावनी चीख सुनकर भीतर की ओर झपटे। कहीं आनंद को तो कुछ नहीं? मनुष्य अपने आप से छूट नहीं पाता किसी क्षण। अवस्थी जी बरामदा फिर छोटा गलियारा पार करते हुए अदिति के पास आए। क्या हुआ? अदिति के चेहरे पर राख पुती हुई थी। वो मोबाइल वाला लड़का पीताम्बर था, हमसे मिलने आ रहा था। नो मोर। तुम होश में तो हो? उन्होंने अदिति का चेहरा थपथपाया। अब चुप रहो, चुप। कल शाम क्या हुआ हम नहीं जानते, अवस्थी जी ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। क्यों हो गया ये सब? चुप, कोई बाहर बैठा है मेरे पास। हम कुछ कर सकते थे। चुप। अदिति की आंखें वेग से भर आईं। टप टप आंसू चूने लगे। वो खूब जोर से रो लेना चाहती है। रोना इस समय उसकी ज़रूरत है, वरना भीतर का भारीपन प्राण ले लेगा। अवस्थी जी पत्नी को हिचकते सिसकते हुए देखते रहे। वह स्वयं भी पछाड़ सा खा रहे थे। उन्हें भी पीताम्बर की मौत का ज़बरदस्त आघात लगा। अदिति की चीख सुनकर मुवक्किल बरामदे में आ गया। उसने वहीं से पुकारा, क्या हुआ साहब? बच्चा तो ठीक है? उसे मालूम है आनंद बाहर पड़ता है। अवस्थी जी बरामदे की ओर पलटे। आनंद ठीक है, उसका दोस्त है पीताम्बर, आजकल यहाँ आया हुआ है, कल एक्सीडेंट में चल बसा। अवस्थी जी का स्वर प्रतिक्षण डूबता जा रहा है। शिव शिव शिव। देखिए तो मौत उसे कहाँ से कहाँ खींच लाई, वरना यहाँ नहीं आता। जन्म और मृत्यु के समय को कोई नहीं टाल सकता साहब। जिस स्थान पर होना है होता है। जन्मने और मरने को कोई नहीं रोक सकता। अवस्थी जी ने माथे पर लाल चंदन का गोल टीका लगाए हुए गर्दन तक लंबे झल्ले केशों वाले मुवक्किल को बड़ी आस्था से देखा। ये ठीक कह रहा है। जन्म और मरण के समय को नहीं टाला जा सकता। मनुष्य कारण बनता है, कर्ता ईश्वर है। पीताम्बर की मृत्यु के लिए वही क्षण निर्धारित था। मुवक्किल फिर जल्दी ही चला गया। अवस्थी जी उसे विदा कर अंदर आए। अदिति बिछावन पर ढेर पड़ी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था उसके भीतर मृत्यु गंध तेजी से भरती जा रही है और सांस लेना दूभर हो रहा है।
अब शायद ये मृत्यु गंध उसकी आत्मा को जीवन भर विषाक्त करती रहेगी। वो अदिति के समीप बैठ गए, आंखों के ऊपर से उसकी बाँह हटाई। देखा, आंसुओं का सैलाब आया हुआ है। अब ये गड़बड़ करेगी। अपराधी कई बार अपनी हड़बड़ाहट और घबराहट और बेवकूफ़ी के कारण पकड़ा जाता है। वे उसे समझाने लगे, अदिति बात सुनो, खुद को संभालो। पीताम्बर को लेकर मैं भी दुखी हूँ। सच मानो तो बहुत पछता रहा हूँ। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैं पता नहीं इतना असंवेदनशील कैसे हो गया था, पर अब तो कुछ बदला नहीं जा सकता। भूल जाओ कल क्या हुआ था। खबर सुनकर आनंद आएगा और तुम्हारी दशा बहुत बुरी है। तुम्हारी दशा भेद खोल देगी और हम आनंद की नज़रों में गिर जाएंगे। आनंद हमारा एक ही बेटा है। संभालो अपने आप को। समझ लो यही होना था। आनंद से दुर्घटना का जिक्र तक नहीं करना। सुन रही हो ना? अदिति सुन रही थी, पर बोलने की स्थिति में नहीं थी। वो अनवरत रोती रही। अवस्थी वहाँ से उठ गए। रो लेना ही अदिति का उपचार होगा। बहुत रो लेने के बाद अदिति कुछ सोचने की स्थिति में आई। उसे सबसे पहले आनंद का ख्याल आया। आनंद, हाँ वो आएगा। पीताम्बर उसका प्रिय मित्र था। वो खुद को संभालेगी। आनंद की नज़रों में नहीं गिर सकती, फिर तो जीना दूभर हो जाएगा। पीताम्बर के घर का दृश्य बड़ा करुण था। शव यात्रा की तैयारी चल रही थी। बड़े बड़े टाकों से सिली पीताम्बर की देह मरने के बाद भी दुर्गत हुई। आंगन के कोने में चोर की तरह सिकुड़ कर बैठी, असामान्य रूप से खामोश बावरी सी दिख रही पीताम्बर की माँ ना रो रही थी ना बोल रही थी। निसहायता, निरुपायता की पराकाष्ठा। हवा में फुसफुसाहटें टंगी हुई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अधिक रक्तस्राव और गलन बताया गया है। मृत्यु 11 के आसपास हुई है। एक्सीडेंट करने वाले अस्पताल पहुंचा देते तो बच जाता। लोग कितने क्रूर और खुदगर्ज होते जा रहे हैं। शिव शिव शिव, हे नारायण। फुसफुसाहटें सुनकर बजबजाती अदिति के फेफड़े फटने लगे। अर्थात पीताम्बर को बचाया जा सकता था, कोशिश की जा सकती थी। संतोष रहता, गलती हुई पर उसे बचा भी लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या मैं डर कर निष्क्रिय बैठी रही? मैंने उसकी मदद करने का हट क्यों नहीं किया? और अवस्थी जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। यही आनंद के साथ हो और कोई मदद ना करे तो अदिति इसके आगे नहीं सोच पाई। उसने अपनी तप्त झंझना रही कनपटियाँ थाम लीं। वो जकड़न सी महसूस कर रही थी। शिथिलता उसके अवयवों में छाती जा रही थी। अदिति के भीतर रुलाई भंवर की तरह उमड़ने घुमड़ने लगी। रात 9:30 के लगभग आनंद का फ़ोन फिर आया। अदिति को आनंद के फ़ोन की बहुत प्रतीक्षा रहती है। और हल्लो। आनंद जो अपने विशेष अंदाज में बोलता है, सुनते ही अदिति स्फूर्त हो उठती है। आज वो आनंद का स्वर सुनकर शिथिल पड़ गई। आनंद से क्या कहे? माँ, मैंने कल फ़ोन लगाया था, तुम नहीं मिली। बहुत घूमती हो आजकल। अच्छा बताओ, पीताम्बर मिलने आया? पापा को टाई पसंद आई? लेटेस्ट है, कहना अपनी आदिम युग की टाई को अब रेस्ट दे दें। क्या बनाकर भेजोगी? खूब सारी चीज़ें और कुछ पैसे भी। अदिति को नहीं सूझ पड़ा कि क्या कहे। हाँ हूँ कहती रही। यही होता है, आनंद बहुत सी बातें एक साथ कहने लगता है और उसे हुंकारी भरने का भी मौका नहीं देता। पर आज तो सचमुच अदिति के पास कहने को कुछ नहीं था। क्या बात है माँ, बोल नहीं रही हो? कुछ प्रॉब्लम है? आनंद पूछ रहा था। आनंद, पीताम्बर रोड एक्सीडेंट में कल रात। क्या हुआ उसे? अदिति समझ रही थी आनंद इसी तरह चीखेगा। वो नहीं रहा माँ, प्लीज़, वो नहीं रहा। माँ, मैं क्या करूँ? आनंद का चहकता स्वर चीख में बदला, फिर मंद पड़ गया। होनी को कोई भी नहीं टाल सकता बेटे। मैं और तुम्हारे पिता पीताम्बर के घर गए थे। ओह माँ, ये तुमने अच्छा किया। तुम कल भी उसके घर चली जाना मेरी खातिर। पापा को समय ना होगा, पर तुम तो कार चला लेती हो ना। पीताम्बर की माँ को मेंटल सपोर्ट मिलेगा। मैं कल ही क्षिप्रा एक्सप्रेस से चल पड़ूंगा। रिजर्वेशन? तुम क्या सोचती हो ऐसे समय में मुझे रिजर्वेशन का इंतज़ार करना चाहिए? अब अदिति को आनंद का सामना करना है। खुद का सामना करने की ताब नहीं, आनंद का सामना कैसे करेगी? अदिति को आज रात नींद नहीं आई। सुबह दैनिक के अंतिम पृष्ठ पर पीताम्बर की दुर्घटना का समाचार सचित्र छपा था। घटना स्थल पर औंधा पड़ा पीताम्बर, मोटरसाइकिल और चित्र के ऊपरी दाहिने कोने में इंसेट में उसकी छोटी सी तस्वीर। अंधे मोड़, सड़क की जर्जर दशा ने एक बलि और ली। एक्सीडेंट करने वाले अभी तक पकड़े नहीं जा सके। इसे पुलिस और प्रशासन की कमी ही कहा जा रहा है। मृतक की मृत्यु का कारण अधिक रक्तस्राव
और शीतलहर का प्रभाव बताया गया। समय पर चिकित्सा सुविधा दिलाई जाती तो शायद किसी के घर का चिराग असमय न बुझता। समाचार आगे भी था, पर अदिति की दृष्टि स्थिर नहीं रह पा रही थी। उसके हाथों में अखबार कांप रहा है। दुर्घटना, हत्या, बलात्कार की एक ना एक खबर इस अंतिम पृष्ठ पर रहती है। अदिति उन्हें पढ़ती थी और चौंकती तक नहीं थी। मनुष्य इतना असंवेदनशील और साहसी हो गया है कि कुछ भी असामान्य अब उसे चौंकाता नहीं। अब पीताम्बर की खबर पढ़कर वो समझ पा रही है, इन खबरों में हाहाकार और त्रास छिपा होता है। कितनी मारक और जानलेवा होती हैं ऐसी खबरें। ये देखो, अदिति ने पीताम्बर की तस्वीर पर उंगली रखी। अवस्थी जी उस समय बीच के पृष्ठ का संपादकीय पढ़ रहे थे। अखबार को ये दोनों इसी तरह बांट कर एक साथ पढ़ते थे। ओह, उन्होंने चश्मा उतार कर हाथ में ले लिया। सचमुच बहुत बुरा हुआ। बहुत खूबसूरत और होनहार बच्चा था। अवस्थी जी के मुंह से सर्द आह निकली। दुख उन्हें भेंट रहा था। अपराध बोध वार कर रहा था। आत्मग्लानि हो रही है। कुछ कर सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? अदिति अब जिंदगी भर शायद एक यही वाक्य दोहराती रहेगी। अवस्थी जी ने अदिति के चेहरे को लक्ष्य किया। आंखों के नीचे कालिमा, आंखें लाल सूजी हुई, चेहरा रुग्ण। अदिति, अपने आप को संभालो, तुम बीमार लग रही हो। आनंद आज शाम की ट्रेन से चलकर कल सुबह 10-11 बजे तक पहुंच जाएगा। वो तुम्हें इस तरह देखेगा तो क्या कहेगा? जानती हो कितना भावुक लड़का है। क्या हम चाहते थे ऐसा हो जाए? पीताम्बर के साथ, क्या किसी के भी साथ? हमने सहायता नहीं की, हमसे गलती हुई, पर अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। हम किसी का बुरा तो चाहते नहीं हैं, बस बुरा हो गया। क्षिप्रा एक्सप्रेस 2 घंटे विलंब से पहुंची। आनंद 12:30 बजे दोपहर घर पहुंचा। उसका मित्र नीलेश, जो उसके साथ आया था, उसे घर तक पहुंचाने आया। नीलेश का घर इसी शहर में है। स्कूलिंग यहीं से की है। पीताम्बर, नीलेश, आनंद ने। आनंद किसी असाध्य रोग का रोगी प्रतीत हो रहा था। 2 दिन से शेव नहीं की थी, नहाया नहीं था, खाया नहीं था। बहुत रोने से ज्वर चढ़ाया था। पुत्र की दशा देखकर अदिति का जी बैठने लगा। कितना कमज़ोर हो गया है, कितना दुर्बल, टूटा हुआ, निराश, क्षीण। यद्यप आनंद जब भी आता है तो अदिति को दुबला ही लगता है। वो परेशान हो जाती है। आनंद, कितने दुबले हो गए हो, ठीक से खाना नहीं खाते क्या? जानती हो माँ, मेस का खाना, अब तुम खूब खिलाओ पिलाओ तो मेरी रिकवरी हो। आनंद हंसता, और आज तो आनंद ऐसा क्षीण लग रहा था कि अदिति का जी बैठने लगा। ये क्या हाल बना रखा है आनंद? अदिति जैसे तैसे पूछ सकी। आंटी से तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाइए। पीताम्बर की डेथ से ये पागल हुआ जा रहा है। इतना समझाया, कुछ समझता नहीं। रिजर्वेशन जल्दी में मिला नहीं, भीड़ बहुत थी। बैठने की भी जगह ठीक से नहीं मिली। ये रात भर का जगह है, नीलेश ने हाल बताया। घर में चहकते हुए प्रवेश करने वाला आनंदी आनंद लस्त पस्त है। वो कुर्सी की पुष्ट से पीठ टिका निढाल हो गया। ये क्या हो गया माँ? आनंद की दशा देखकर अदिति को लगा वो चीख मार कर रो देगी। आनंद शिथिल, आंखें मूंदे बैठा है। उसकी पूरी देह लहक रही है। वो असहनीय पीड़ा और छटपटाहट से भरा हुआ था। बेटा, तुम लेट जाओ तो आराम मिले, अदिति कहने लगी। आनंद ने आंखें मूंदे हुए ही नकार में सिर हिला दिया। एक्सीडेंट करने वाले पकड़े नहीं गए? नीलेश पूछ रहा है। इस प्रश्न के लिए अदिति प्रस्तुत नहीं थी। इस प्रश्न का उत्तर उसे मालूम है, पर दे नहीं सकती। मैं उन्हें पा जाऊं तो तड़पा तड़पा कर मारूं। आनंद ने आंखें खोली। उसकी आंखें आक्रोश और ताप से जल रही थीं। उन आंखों का आक्रोश और घृणा देख अदिति दहल गई। नीलेश कहने लगा, यही तो हो नहीं पाता। किसी की जान चली जाती है और जान लेने वाले छुट्टे घूमते रहते हैं। पर तुम खुद को संभालो आनंद। इस तरह पीताम्बर तो वापस नहीं आ सकता। मैं चलता हूँ, फिर पीताम्बर के घर भी जाना है। मुझे भी ले लेना, आनंद बोला। कैसे जाओगे? तुम्हें तेज बुखार है। नीलेश से पहले अदिति बोल पड़ी। मैं जाऊँगा। नीलेश, प्लीज़ मुझे ले लेना। मैं बीमार हूँ, कार चलाना नहीं जानता, वरना मैं खुद चला जाता, प्लीज़। कार? अदिति के भीतर एक सनसनाहट भर गई। आनंद किसी तरह जान जाए यही वो अभिशप्त कार है तो शायद जिंदगी भर कार को हाथ ना लगाए। यद्यप इसे ये कार बहुत प्रिय है। जब भी आता कहता, मुझे ये कार बहुत पसंद है और आप लोग इसकी केयर नहीं करते। आज मैं इसे धोऊंगा खुद। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। नीलेश चला गया। पर आनंद, पहले तुम डॉक्टर को दिखलाओ, ट्रीटमेंट लो। अदिति विवल हो रही थी। डॉक्टर को दिखा लूँगा, पर मैं पीताम्बर के घर तो जाऊँगा ही। तुम समझ नहीं रही हो माँ।
पीताम्बर मेरे लिए क्या था, उसने मुझे किस किस तरह संभाला था, मुझे नहीं मालूम। मैं उसकी मदद का सामना कैसे करूँगा, मेरे लिए बहुत कठिन होगा। तुम अपने आप को संभालो बेटा। माँ, मैं खुद को बहुत अकेला पा रहा हूँ। लोग इस तरह कैसे कठोर हो जाते हैं, इतने निर्दयी कि किसी को मरता हुआ छोड़कर भाग जाते हैं। गलती किसी की भी रही हो, पीताम्बर की ही सही, उन्हें थोड़ा सा ठहर कर देखना तो चाहिए था। उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए था, तब वो बच जाता। मैं जानता हूँ वो बच जाता। उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। वो कहता था उसे सांप से और मृत्यु से बहुत डर लगता है। यदि वो होश में रहा होगा तो और खुद को मरना महसूस कर रहा होगा। माँ, कष्टकारी, वो मरने से डरता था मरने से। आनंद छटपटाता जा रहा था और उसका छटपटाना अदिति की छटपटाहट को शीर्ष पर ले जा रहा था। पीताम्बर के घर से लौटने के बाद आनंद अत्यधिक व्याकुल दिख रहा था। उसकी आंखें बता रही थीं वो वहाँ रोया होगा। अवस्थी जी आनंद की दशा देखकर ग्लानि से भरे हुए हैं। वे अनायास आत्ममंथन करने लगे। काश मैंने पीताम्बर की सहायता की होती, वो बच जाता। एक जान बचाने को जो सुख मिलता वो मेरे लिए संजीवनी शक्ति बन जाता। मैं खुद से इस तरह आँख न चुरा रहा होता। हर क्षण पकड़े जाने का भय, भेद खुलने का आतंक। अपराध बोध अब जिंदगी भर चैन से जीने नहीं देगा। यदि लोगों को किसी तरह मेरे आचरण का पता चल गया तो लोग मुझे कितनी नफरत और हिकारत से देखेंगे, और आनंद की क्या प्रतिक्रिया होगी। वो शायद जीवन भर मुझसे बात न करें। अवस्थी जी को मस्तिष्क की सिराओं में अत्यधिक दबाव अनुभव हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि किसी क्षण उनके मस्तिष्क की कोई शिरा फटेगी और उन्हें हेमरेज हो जाएगा। गलती को छिपाना गलती करने से अधिक दुखदायी हो जाता है। अवस्थी जी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। अदिति की भी वही दशा है जो अवस्थी जी की है। डॉक्टर ने कहा है शॉक लगने के कारण आनंद को ज्वर आ गया है, ठीक हो जाएगा। तथापि वो आनंद के लिए अत्यधिक चिंतित हैं। वो चाहती है आनंद पीताम्बर के अलावा कुछ और बात करे, और आनंद को पीताम्बर की छोटी से छोटी महत्वहीन बातें भी शिद्दत से याद आ रही हैं। पीताम्बर बहुत सेंटिमेंटल लड़का था माँ। मैं शायद तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। एक बार हम 3 लड़के मोबाइल से कहीं जा रहे थे। सदानंद चला रहा था। गली के मोड़ पर एक पैदल चले आ रहे आदमी से मोबाइल टकरा गई। टक्कर हल्की सी थी क्योंकि आदमी गिरने के बाद तुरंत उठ गया था। पीताम्बर मोबाइल से उतरकर उस आदमी के पास खड़ा हो गया और मैं व सदानंद डर के मारे मोबाइल भगा ले गए। उस आदमी ने पीताम्बर को पकड़ लिया और उसके सारे पैसे छीन लिए। छात्रावास आकर पीताम्बर बोला, मेरे 120 रुपये भले ही चले गए पर मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है, और तुम दोनों बेचैन दिख रहे हो। मैं और सदानंद सचमुच परेशान थे। वो इतना सहिष्णु था कि सबकी मदद करता था और उसकी मदद किसी ने नहीं की। माँ, ऐसा क्यों हुआ? क्या कहूँ बेटा, किसी जन्म के कर्मों की सज़ा आदमी किस जन्म में भोगता है कौन जाने। अदिति को आनंद की बातें आतंकित कर रही हैं। वो बहुत क्षीण स्वर में बोली, पिछले जन्मों का तो पता नहीं, पर इस जन्म में पीताम्बर ने कोई पाप कर्म नहीं किया। आनंद अदिति को एकटक देख रहा था। अदिति ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। लगा आनंद की शांत और शिथिल दृष्टि उससे सवाल कर रही है। इंसान अपने भीतर के इंसान से बच सकता है। वो दृष्टि फेरे हुए ही बोली, इतना मत सोचो आनंद, तुम पहले से बीमार हो। मेरे सोचने पर मेरा वश नहीं है माँ। पीताम्बर के घर का हाहाकार मुझसे देखा नहीं गया। वे लोग सह कैसे रहे हैं, ताज्जुब है। और फिर क्या मैं ही परेशान हूँ? तुमने अपना चेहरा देखा है कि तुम कितना परेशान हो? पापा कितने परेशान हैं? पीताम्बर की चाची बता रही थी तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम वहाँ बहुत रो रही थी। तो माँ, मेरा तो सबसे अच्छा दोस्त था, उसके साथ रहने की मेरी आदत थी। अब मैं उस रूम में कैसे रहूँगा? सच कहूँ तो पीताम्बर के मरने से अधिक मुझे दुख इस बात का है कि वो किन परिस्थितियों में मरा, किस असहायता में मरा। उसे सहायता नहीं मिली, वो बच जाता। आनंद, तुम अपनी तबीयत बिगाड़ लोगे। पीताम्बर के इस तरह जाने का मुझे सचमुच दुख है, बल्कि इस कहो सदमा लगा है, सहना पड़ता है बेटा। मेरा दिल कहता है माँ, अपराधी पकड़े जाएंगे, ना भी पकड़े जाएं पर वे सुखी तो नहीं रहेंगे। इस तरह कोई किसी के मरने के लिए छोड़ जाए तो सुखी नहीं रह सकता, ये मेरा दावा है। आनंद पूरी तरह पीताम्बर के ख्यालों में डूबा हुआ है। पीताम्बर को पढ़ने का बहुत शौक है। वो देर रात तक पढ़ता था। एक बार मैं सुबह उठा तो देखा उदास है। कहने लगा, कल एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी, उसी ने उदास कर दिया। तुम वो स्टोरी सुनोगी माँ? मुझे अच्छा लगेगा। अदिति आनंद को देख रही है।
एक अस्पताल में 2 रोगी एडमिट थे। दोनों डेथ बेड पे थे और आमने सामने उनके बेड थे। पहले का बेड खिड़की के पास था और वो बेड पर बैठकर बाहर का दृश्य देख सकता था। दूसरे का बेड खिड़की के विपरीत दिशा में था। उसे अस्थियों की गंभीर बीमारी थी और वो उठ बैठ नहीं सकता था। वो बेड पर लेटा रहता था। पहला खिड़की से बाहर दिखने वाले दृश्य का वर्णन कर दूसरे को सुनाता। बाहर का मौसम सुहाना है। क्यारियों में बहुत से फूल खिले हैं। आज पीले फूल अधिक दिखाई दे रहे हैं। घास बहुत हरी और मुलायम है। आसमान उजला है। चिड़िया चहक रही हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चारों ओर जीवन है। यह सुनकर दूसरा उत्प्रेरित होता था। वो सोचता था उसका जीवन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो एक दिन ठीक हो जाएगा और जिएगा। एक दिन दूसरे ने देखा पहला रात के किसी प्रहर में मर गया और उसका शव बेड पर पड़ा है। नर्स आई और उसकी बॉडी हटवाने के प्रबंध में लग गई। दूसरा बहुत दुखी था। अब उसे उन दृश्यों का वर्णन कौन सुनाएगा जो उसमें जीवन के प्रति विश्वास जगाते थे। वो दुखी भाव से नर्स से बोला, सिस्टर, मुझे खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट कर दीजिए। नर्स ने वैसा ही किया। दूसरा अब तक कुछ स्वस्थ हो गया था और कुछ देर के लिए बैठ सकता था। उसने बेड पर बैठकर खिड़की के बाहर का दृश्य देखा। वहाँ एक काली भद्दी दीवार थी और कुछ नहीं था। उसने नर्स से कहा, सिस्टर, खिड़की के बाहर बगीचा हुआ करता था। फूलों से लदी क्यारियाँ हुआ करती थी। नर्स बोली, यहाँ कोई बगीचा नहीं था, पर इस बेड का मरीज बगीचे का वर्णन करके मुझे सुनाता था। असंभव, वो तो अंधा था। नर्स जोर देकर बोली, वो तुम्हारी विल पावर को बनाए रखना चाहता था, तुम्हें हताशा से बचाना चाहता था। आनंद सहसा चुप हो गया। अदिति को लगा आज इसी क्षण सब कुछ थम गया है, सब कुछ गतिविहीन हो गया है। आनंद अदिति को ये कहानी पहले कभी सुनाता था। वो चमत्कृत होकर कहती, बहुत इमोशनल स्टोरी है। आज नहीं कह सकी। अब सब कुछ बदल गया है। इस दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। भाव, संबंध, शब्द, अर्थ, मन, स्थिति। अदिति को आनंद भी बदला हुआ नजर आ रहा है, आनंद का प्रयोजन भी। आनंद ने कहानी किस संदर्भ में सुनाई, मुझे तो लक्ष्य नहीं कर रहा है। इसे कुछ भान तो नहीं हो गया। अदिति को लगा उसके भीतर जो थरथराहट भरी हुई है वो कभी नहीं थमेगी। उसके भीतर का चोर पंजे खोल रहा है। उसे एकाएक आनंद से डर लगने लगा। अदिति को आश्चर्यजनक रूप से चुप और मलिन देखकर आनंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी माँ, यह स्टोरी सुनाने का शायद ये सही टाइम नहीं था। तुम पहले ही परेशान हो और मैंने और दुखी कर दिया। चौंक गई अदिति। नहीं नहीं आनंद बेटा, मैं ठीक हूँ, बस तुम अच्छे हो जाओ। मैं ठीक हूँ माँ, मुझे तो वे एक्सीडेंट करने वाले परेशान किए हुए हैं। हम लोग इन कहानियों से कब सीखेंगे। एक मरणासन आदमी दूसरे मरणासन आदमी की चिंता कर रहा है। खुद मौत के द्वार पर खड़ा था, फिर भी कुछ अच्छी बातें कर दूसरे का हौसला बनाए रखना चाहता था दूसरा जितने दिन जिए आशा और उत्साह के साथ जिए। और यहाँ लोग किसी को चोटिल कर उसे मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं। लोग काट होते जा रहे हैं और एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब संवेदनाएं मरने लगती हैं तो दुनिया कायम नहीं रह सकती। आनंद की आंखें जल रही हैं। उसने आंखें मूंद लीं, जैसे इस दुनिया को देखना नहीं चाहता। आनंद का मन बहलाने के लिए अदिति कुछ अच्छी बातें करना चाहती है, सोचना चाहती है, पर उसे कोई अच्छी बात सूझ ही नहीं रही है। उसके भीतर तक बैठ चुकी मृत्युगंध उसे कुछ भी सोचने नहीं दे रही है। अब शायद वो कभी भी कोई अच्छी बात नहीं सोच पाए। अभी आप सुन रहे थे मन को विचलित कर देने वाली सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी मृत्युगंध। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो।